सर, तेलंगाना का जो हाल ही में जो भी बजट आया है 2022 और 23 को, इसको माइनॉरिटीज़ के लिए आप कैसा देखते हैं सर? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ही हमें ये बजट से मायूसी हुई। हम समझ रहे थे कि अक़लियतों को जिस तरीके से वायदे की जा रहे बजट में भी दिया जाएगा, लेकिन 2022 और 23 का बजट हम देखें तो सिर्फ 126 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है, जबकि अदर वेलफेयर के बजट में हम देखेंगे तो हज़ारों करोड़ का बढ़ाया गया है। और जो बजट में एक्सपेंडिचर बता रहे हैं लोग कि इनके 8 बजट में मिलाए तो 10,600 करोड़ हो रहे हैं, 10,690 करोड़ रुपया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, खुद हरीश राव कल अपने बजट में कह रहे हैं कि हम लोग पूरे 8 साल के अंदर टीआरएस की हुकूमत ने सिर्फ 6,660 करोड़ रुपया हम खर्च करें। यानी हुकूमत खुद एडमिट कर रही है कि हम सिर्फ 60% खर्च करे हैं, और ये 60% में भी टेमरिस और शादी मुबारक निकाल दिए तो 10% भी नहीं है। हुकूमत के कई स्कीमें जो पहले से चल रहे थे, जैसा कि कंप्यूटर सेंटर्स 43 बंद, उर्दू कंप्यूटर्स, उर्दू लाइब्रेरीज 33 बंद, उसके साथ मेन जो अक़लियतों को उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए जो होता है वो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन। वो 1,62,000 दरखास्तें 7 साल से सड़ रहे हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसको कोई स्कीम नहीं है सैंक्शन। और हटकर भी जितने वायदे किए कि अक़लियतों के बहबूद के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप्स 3 साल से बंद है, बच्चे वहाँ जाकर परेशान हैं, माँ बाप बोल रहे कि हम क्या करना, बच्चे को वापस बुलाना है क्या करना, हम घर रहन रख दिए या घर फ़रोख्त करके हम पैसा लगाए, लेकिन हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे अगर बोलते जाएंगे तो 25 स्कीम है, 25 में सिर्फ 2 स्कीम चल रहे हैं। एक का नाम है टेमरिस स्कूल से, दूसरे का नाम है शादी मुबारक। उससे हटे अक़लियतों की कोई नहीं है। ये तीसरा है रमज़ान के महीने के अंदर इफ्तार पार्टी देना, एक जोड़ा कपड़े गरीबों को देना, बस हुकूमत का ये 3 ही स्कीम। चौथा स्कीम बिल्कुल नहीं। अफसोस है इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ कि आपके टीवी के ज़रिए हम सबको आवाज़ उठाना है। अगर इस तरीके से 1-2 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, किसी एक जमात का फ़ायदा हो रहा है, तो वो या किसी 2-3 कॉरपोरेशन के चेयरमैनों के फ़ायदे के लिए नहीं। हम लोग चाहना है कि 60 लाख मुसलमानों का फ़ायदे के बारे में, अक़लियतों के फ़ायदे के बारे में बात करना है। हमने रिजर्वेशन लाया, आज 20 लाख बच्चे तालीम याफ्ता है, डॉक्टर, MBA MCA बने। आज वो इंजीनियरिंग कॉलेजें बंद कर दे रहे, उनको फ़ीस रीइंबर्समेंट नहीं है, ट्यूशन फ़ीस उनको नहीं दिया जा रहा है, बच्चे फिर ड्रॉप आउट हो रहे हैं। जिस तरीके से हज़ारों में चले गए थे बच्चे, फिर 100 में वापस आ रहे हैं, तो कहाँ है तरक्की? और हम सब ताली बजा रहे, बोल रहे कि वाह 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 KCR साहब। अगर हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो जितने वायदे, इस्लामिक सेंटर कहाँ हैं, यतीम खाना कहाँ है, आपका अजमेर शरीफ के दरगाह के पास का रुबात कहाँ है, आपका जहांगीर पीरा की दरगाह का कहाँ है? 8 साल तो हो गए भाई। लेकिन आप हमारे दूसरे मज़हब के लोगों को दे रहे, दे दो, हमको कोई एतराज़ नहीं है, दीजिए जितना चाहे, पर इनको भी देखिए। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये दोस्त हुकूमत मुसलमानों की, अक़लियतों की दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन हुकूमत है। इसके ख़िलाफ़ सबको आवाज़ उठाना है। अगर मैं सबको मालूम है कोई एक जमात उनके फ़ायदे के लिए हम सारे मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश करें, तो हम इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अलवाल सर्कल हुदूद में PVR फंक्शन हॉल में मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के का कांग्रेस रुकनियत साजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तहरीक के नाम पर एक मरतबा फिर धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत में आमिराना तर्ज हुकूमत जारी है। इस मौके पर डिजिटल रुकनियत साजी सरगर्मी के साथ अंजाम देने वाले कायदीन और कारकुनों को तहनीत भी पेश की गई।
ఇంటి స్థలాలు ఇస్తా అన్నాడు, ఆరోగ్య భద్రత కార్డు ఇస్తా అన్నాడు, నమ్మించి మిమ్మల్ని కూడా మోసం చేసిండు. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కేసీఆర్ కుటుంబమే కాదు, మీడియా మిత్రులు, జర్నలిస్టులు, యాజమాన్యులకు కాదని తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నారు. తెలంగాణ కోసం జర్నలిస్టులు కొట్టాలి. కానీ వచ్చిన తెలంగాణలో ఆరోగ్య భద్రత కార్డు రాక జర్నలిస్టులు 384 మంది చచ్చిపోయారు. కొంతమంది మీడియా మిత్రులు గాంధీ హాస్పిటల్లో వైద్యం అందక కరోనాతో చచ్చిపోతే ఆ కుటుంబాలను ఆదుకున్న పాపాన కూడా పోలేదు. ఈ పాపం ఊరికే పోదు. ఈ పాపం కేసీఆర్ ని బలి తీసుకుంటుంది, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని పడగొడుతుంది. ఇవాళ మా మీడియా మిత్రులు చూస్తుంటారు, వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళు అందరూ చూశారు. నిన్న కేసీఆర్ చెప్పాడు వనపర్తిలో, రేపు 10 గంటలకు ఇక మీరు అందరు టీవీ కాడ కూర్చోవాలి. ఆయన చెప్పినప్పుడు నిరుద్యోగులంతా ఆలోచన చేసి లేదని చెప్తాడేమని నేను అప్పుడే చెప్పిన. ఎవరో మీడియా మిత్రులు నాకు ఫోన్ చేశారు, సార్ కేసీఆర్ గారు రేపు 10 గంటలకు టీవీ కాడ ఉండమంటారు, ఏది పరిస్థితి అని. అంటే నేను చెప్పిన పొంకనాలు కోసిగానికంట 3 ఎండట 36 దొడ్డట వాడు కోసి వాడు చెప్పేది ఏంటి మీరు వినేదేదా, మళ్ళీసారి అబద్ధం చెప్తాడని నేను చెప్పిన. సరిగ్గా నా మాట నిలబెట్టింది కేసీఆర్. ఇవాళ ఉదయము ఉద్యోగ ప్రకటన చేశాడు, ఖాళీలు ఉన్నాయని చెప్పాడు. ఈ ఖాళీలన్నీ కూడా मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर वो टीआरएस के साबिक रुकन कानून साज कौंसल मोहम्मद फरीदुद्दीन को तेलंगाना असम्बली में खिराज पेश किया गया। आज असम्बली में उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। बीजेपी के सीनियर लीडर जी नारायण रेड्डी ने सरकारी मुलाजिमतों पर तखर्रुर से मुताल्लिक़ वज़ीर आला के ऐलान का खैर मक़दम किया। उन्होंने अपने वीडियो बयान में निशानदेही की कि TSPSC में 25 लाख तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों ने अपने नामों का इंदराज करवाया है। इन तमाम को 38 माह के 1,20,000 रुपये हुकूमत बकायाजात अदा करे ताकि इन नौजवानों को मुसाबक़ती इम्तहानात की तरबियत और तालीम के लिए मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि इन तमाम तलबा का ताल्लुक़ गरीब ख़ानदानों से है। 3,016 रुपये बेरोज़गारी अलाउंस की रकम मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक अदा किए जाएं। मैं आपका गूडो नारायण रेड्डी, जो आज मुख्यमंत्री केसीआर ने जो नौकरियों के बारे में ऐलान किया वो ठीक है। गैसों बार बहुत सारे ऐलान ऐसे किए हैं, भूल गए। वो डबल बेडरूम हो, 3 एकड़ जमीन दलितों को हो या दलित बंधु हो या 12% रिजर्वेशन हो मुसलमानों को और गिरिजनों को। अभी नया उनका एक कहानी है। इस कहानी जो शुरू किए हैं, इससे पहले जो कहानी है उसका पूरा करना बोल जो बीजेपी पार्टी डिमांड करती है वो है कि जितने भी पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं, आज स्टेट में TSPSC के पास 25 लाख लोग अपना नाम दर्ज किए हुए, उन पूरों को आज 38 महीने का 1,20,000 रुपए केसीआर गवर्नमेंट बकाया है। तुरंत उन नौजवान लड़कों को ये पे करना बोल के हम बीजेपी पार्टी की तरफ से डिमांड करते हैं, ताकि उस नौजवान लड़के जो भी इंस्टीट्यूट में जाके एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिखने के लिए ट्रेनिंग और पढ़ने के लिए मौका मिलेगा, उनको रहने का भी मौका मिलेगा अच्छा शहरों में, और किताबें पढ़ने का और खाना पीने का भी मौका उनको होगा। क्योंकि ये पूरे गरीब बच्चे हैं जो पहले आप जो अपना मैनिफेस्टो में जो लिखे हैं 3,016 रुपए अनएम्प्लॉयड यूथ का जो अलावेंस देते बोले, वो तुरंत आप पहले दे के आपका जो सच्चाई। इंटीग्रो हॉस्पिटल में ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ सहूलतों का ऐलान किया गया है। हॉस्पिटल की CEO डॉक्टर शाइमा ने मीडिया को बताया कि 10,000 रुपये का डायग्नोस्टिक टेस्ट अब 999 रुपये में रखा गया है। इसमें रियायत दी गई है। ये डिस्काउंट सहूलत 31 मार्च तक दस्तयाब रहेगी। दीगर मायनों पर भी रियायत दी जा रही है। डॉक्टर शबाना नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा कि किडनी डे के मौके पर किडनी टेस्ट 2,599 रुपये की जगह अब 599 रुपये में दस्तयाब करवाया गया है। डॉक्टर प्रियंका ने हड्डियों को मजबूत बनाने बेहतर डाइट के बारे में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर शाइमा। मैं इंटीग्रो हॉस्पिटल की CEO हूँ एंड हमारे हॉस्पिटल जो है रेती बोली सिग्नल के थोड़ा आगे आता मेहदीपट्टनम पर, एंड हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त एक कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं
जो कि 999 में हम लोग बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है फॉर एब्डोमेन और पेल्विस और ब्रेस्ट, और साथ में हम विटामिन डी का भी टेस्ट कर रहे हैं, और थायराइड और बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कर रहे हैं, ऑल इन 999, जो कि दूसरे लैब्स में करीब 8 से 10,000 का एक्सपेंस है इसका। साथ में डॉक्टर कंसल्टेशन भी फ्री है इसमें, और आपको मेडिसिन्स पर भी 10% डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। और एक दूसरा कैंप जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे है, इसके लिए हम लोग 599 का पैकेज रखे हैं, जहाँ पे ऑल किडनी रिलेटेड जो भी टेस्ट रहेंगे वो आपको फ्री में उसी पैकेज में आएंगे, साथ में अल्ट्रासाउंड भी। तो ये बहुत ही हिट पैकेज है हमारा, हम इसको फिर से लाए हैं। यूजुअली ऑन एंड ऑफ हर 2-4 महीने में हम लाते हैं, इस महीना हम इसीलिए लाए क्योंकि वर्ल्ड किडनी डे है। तो आप लोग प्लीज़ इस ऑफ़र को कैसे भी अपने लिए इस्तेमाल करिए। और दूसरा चीज़ जो है, हमारे हॉस्पिटल के थ्रू हम डॉक्टर्स मिलके एक अवेयरनेस कैंप ओनली फॉर विमेन स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे हम औरतों को अपनी सेहत का ख्याल रखने का या अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस देने के बारे में ये बात फैला रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर शबाना और डॉक्टर प्रियंका आपको इस बारे में और ज़्यादा बताएं कि अपनी सेहत का ख्याल क्यों रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। थैंक यू। खानवादा शर्फिया की बुज़ुर्ग अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद हमीदुद्दीन हुसैनी कादरी शर्फी साहब क़िबला, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस व डायरेक्टर इस्लामिक हिस्ट्री एंड रिसर्च काउंसिल इंडिया व सज्जादा नशीन हज़रत ताजुल उर्फ़ा वल्द हज़रत सैयद शाह मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन हुसैनी कादरी शर्फी साहब व ताजुल उर्फ़ा का 10 मार्च जुमेरात को इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा जुमेरात 10 मार्च को बाद नमाज इशा 9 बजे शब आहता शर्फी चमन सब्ज़ी मंडी कदीम कारवान में अदा की जाएगी। तदफीन आहता शर्फी चमन में अमल में आएगी। पसमानदगान में 3 फर्जंदान और 5 दुख्तरान शामिल हैं। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 949211977720 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। बहादुरपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने SRDP के तहत बहादुरपुरा फ्लाईओवर की तामीर के कामों में ताख़ीर का मसला असम्बली में उठाया। उन्होंने कहा कि कामों की ताख़ीर की वजह से उनकी बदनामी हो रही है। उनके सवाल पर वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने जवाब देते हुए कहा कि इन कामों की जल्द तकमील हो जाएगी और अगले महीने बहादुरपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवेसी जंक्शन के फ्लाईओवर की भी तकमील की गई है। उसी तरह मलकपेट से IS सदन के फ्लाईओवर का काम भी शुरू हो चुका है। काम ले चुके हैं और कितने काम कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड सर, SRDP के जो प्रोजेक्ट्स हैं सर, उसमें फंड्स कहाँ से आ रहा है और कितना अब तक खर्चा कर चुके हैं फंड्स का। सर, थर्ड पॉइंट ये है, जो प्रोजेक्ट के लिए SRDP के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या उसके लिए लोन लिया जा रहा है? अगर लोन लिया जा रहा है तो ये लोन रीपेमेंट क्या गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से किया जाएगा? सर, आखिरी में सर ये पूछना चाह रहा हूं सर, मैं SRDP प्रोजेक्ट के तहत चार मीनार जोन, कुकटपल्ली, शेरलिंगमपल्ली, सिकंदराबाद, LB नगर और खैरताबाद जोन्स में कितने कितने काम कहाँ हुए हैं। और चार मीनार जोन के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सर, एक तो SRDP के तहत फलकनुमा ब्रिज की तामीर हो रही है। एक बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहादुरपुरे के चौरस्ते के ऊपर बहादुरपुरा फ्लाईओवर बन रहा है। आपके जरिए ठहरकर मैं मिनिस्टर साहब से बड़े अफसोस से कहता हूं साहब, एक तकलीफ हो रही है साहब, आपकी गवर्नमेंट का नाम बदनाम हो रहा है, मेरे एरिया का नाम और मेरा नाम बदनाम हो रहा है। बहादुरपुरा फ्लाईओवर को आज 4 साल पहले आप फाउंडेशन स्टोन डाले थे।
जब देखता हूं सर हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हैदराबाद शहर के अंदर हर जगह काम हो रहा है सर। आप बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बना डाल रहे हैं, बड़े बड़े समझो आप रोड्स पड़ जा रहे हैं सर। एक फ्लाईओवर क्यों रुक रहा है सर? ये काम कराइए साहब। नाम की बदनामी आपकी गवर्नमेंट की हो रही है। एक 4 साल से एसआरडीपी के तहत एक ब्रिज नहीं बन रहा है और एक सर फलकनुमा फ्लाईओवर बन रहा है। फलकनुमा फ्लाईओवर का एक तरफ का पैसेज जो उतरने का है वो बन चुका है, राइट साइड का जो चढ़ने का है वो अब तक नहीं बना है। ये कहे जा रहा है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत कुछ काम बाकी है, स्टोन आ गया। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम कर रहे हैं सर एक डिले कर रहे हैं। दुनिया की ट्रैफिक जैम है। बंडलागुड़ा रोड टू चंद्रानगुट्टा रोड, इतने फंक्शन हॉल से अब सीजन चल रहा है शादियों का, 2-2 घंटे के लिए सर ट्रैफिक जैम हो रही है। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं सर आपके सामने ठहर कर, आज मुझे तकलीफ हो रही है सर। इस तकलीफ के लिए मैं ठहरा हूं। एसआरडीपी के काम इमीडिएटली लीजिए। ये बहादुर ताड़बंद चौरस्ते से लेकर आलमगढ़ चौरस्ते तक भी एसआरडीपी का काम स्टार्ट हुआ है। इधर मलकपेट से लेकर संतोष नगर तक भी एसआरडीपी का काम हुआ है। आप इमीडिएटली काम कराइए और अच्छा काम करिए सर। थैंक यू सर। मिनिस्टर गाరు అధ్యక్ష, స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉన్నదో హైదరాబాద్ నగరం పెరుగుతున్న మరి వేగం, విస్తరిస్తున్న వేగం, హైదరాబాద్లో పట్టణీకరణ జరుగుతున్న వేగం, ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని హైదరాబాద్లో అదే రకంగా పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని హైదరాబాద్ భవిష్యత్తులో ఒక విశ్వనగరంగా ఎదగాలి అన్నప్పుడు మనకి ఒక విశ్వనగరానికి సరిపడా హంగులు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా రూపొందించి మరి వారి నాయకత్వంలో ముందుకు పోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇప్పుడు నేను విజ్ఞప్తి చేసినట్టు చాలా నిర్మాణాలు ఇప్పటికే పూర్తి చేశాము. 5,555 కోట్ల పైచీలకు డబ్బులు ఇప్పటికే ఖర్చు పెట్టి వాటిని డెలివరీ కూడా చేశాము అధ్యక్ష. మొత్తం 47 పనుల్లో ఇప్పటికే మరి వివిధ దశల్లో కొన్ని పూర్తి చేశాము, కొన్ని పూర్తి అవుతాయి అధ్యక్ష. मित्रुलू मौजम खान गाరు ఏదైతే చెప్పారో బహదూర్పుర फ्लाईओवर अगले ही महीने उसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। बहादुरपुरे का भी काम मुकम्मल कर देंगे और अगले ही महीने इनॉग्रेट करेंगे। आपको भी साथ लेके चलेंगे और आपको भी मुतमईन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। ओवैसी जंक्शन का भी फ्लाईओवर हमने पूरा किया और बाकी अभी मलकपेट से जो IAS सदन तक है उसका भी अभी काम चालू हो गया। तो एक के बाद एक मैं बोलता हूँ आपको, फेज 2 में ले रहे हैं वो भी बोलता हूँ आपको, मैं फलकनुमा का भी बोलता हूँ आपको, बंडलगुड़े का भी बोलता हूँ। అది కాకుండా అధ్యక్ష ఓవరాల్గా 2 స్ట్రాటజీస్ అధ్యక్ష. ఒకటి పెరుగుతున్న రద్దీని అరికట్టాలి అంటే అండర్ పాస్లు, ఫ్లైఓవర్లు వాటి. मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की इजराई में ताखीर का मसला रियासती असम्बली में उठाया। उन्होंने कहा कि 10,126 शादियां अंजाम पाई जिनमें 8,695.67 करोड़ रुपए के चेक्स जारी किए गए। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए अलहदा बजट की ज़रूरत है। इन स्कीमात को ग्रीन चैनल लाने पर उन्होंने जोर दिया। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने जाफर हुसैन मेराज के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चेक्स की इजराई में ताख़ीर की वजूहात मालूम की जाएंगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये जो क्वेश्चन शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के ऊपर बोलने का जो मौका दिया, सबसे पहले मैं हुकूमत को मुबारकबादी देना चाहता हूं। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसको हमारी पार्टी ने न सिर्फ प्रपोज किया था बल्कि पूरी तायद भी इस स्कीम की है, जिसके अंदर अभी तक जब से ये स्कीम आई है 10,26,396 बच्चियों की शादी हुई है। बड़ी अच्छी बात है, जिसके लिए 8,673.67 करोड़ रुपीस खर्च किया गया है सर। मगर मैं 2-3 चीज आपके जरिए से ये मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं सर कि ये जो शादी मुबारक स्कीम के जो चेक्स आ रहे हैं सर, इसमें थोड़ा डिले हो रहा सर। 6-6 महीने हो जा रहे हैं। गरीब लोग काफी मुश्किल से इंटरेस्ट पे पैसा लेके शादी कर रहे हैं सर। हम लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट करे थे कि अगर ये कुछ ऐसे स्कीम को अपन कुछ करके अगर शादी से पहले अगर दे दिए तो ज्यादा बेहतर रहता सर। मगर जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको आप कंप्लीट करना है, करे तो मगर शादी के बाद इमीडिएट करने के लिए क्या अपन बेटर कर सकते हैं सर, वो दीजिए सर। और एक चीज क्या है सर, ये पिछले 3 साल में अपने पास कितने एप्लीकेशन शादी मुबारक के आए और कितने क्लियर हुए और कितने पेंडिंग है सर, इसके बारे में रोशनी डालना भी जरूरी है।
क्योंकि 6-6, 8-8 महीने, कई जगह तो 1 साल भी निकल जा रहा है सर कि चेक्स आने के लिए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हुकूमत इसके ऊपर सीरियस तवज्जो देते हुए जल्द से जल्द रिलीज करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, कल बजट की बहस के अंदर हमारी पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शादी मुबारक को भी ग्रीन चैनल में डालिए, तो जिसके ऊपर मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ग्रीन चैनल में, बेशक 2015 के अंदर हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करे तो आपने ग्रीन चैनल के अंदर इसको डाला था, मगर पिछले 2 साल से सर एक बीआरओ रिलीज हो रहा। अगर ग्रीन चैनल में रहा तो सर बीआरओ क्यों रिलीज होता है, यह भी हमको पूछना है। अगर फर्ज करिए किसी वजह से इसको ग्रीन चैनल में नहीं रखा गया है तो इमीडिएट इसको ग्रीन चैनल में करिए सर। और जितने भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, सारे एप्लीकेशन के हिसाब से आप बजट सैंक्शन करके, बजट एलोकेट करके जल्द से जल्द रिलीज कराएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। यही चंद डिमांड्स है हमारी पार्टी की तरफ से। उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब आपके जरिए से इसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बस करो। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के साथ साथ सीवरेज के मुख्तलिफ मसाइल को असम्बली में उठाया। उन्होंने कहा कि उनके हल्के मलकपेट में मूसा नदी के नशीबी इलाकों से झोपड़ियों को हटाने का काम जारी है, जिससे कई मसाइल सामने आ रहे हैं। वज़ीर तारक रामाराव ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है वो सर फहरिस्त है। बाज़ मकामात पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके तहत 4 ता 5 महकमे जात मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का तखमीनी सरफा 6000 करोड़ रुपए है। मूसा नदी का इलाका निचली सतह पर है, इसीलिए इसमें ताख़ीर हो रही है। इसके पानी को बचाने के लिए 14 ब्रिजेस डाले जा रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन का काम एक ज़माने से चल रहा है, लेकिन आज तक उसके अंदर कोई मुस्बित कदम नहीं उठाए गए हैं। लेकिन आज, इससे पहले 2016-17 के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग कंडक्ट की थी। उसके अंदर बेहतरीन मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, मूसी ब्यूटिफिकेशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो तजावीज़ रखे थे, जो उससे सब लोग सहमत थे। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि ORR टू ORR बीच में हम एक बेहतरीन रोड बनाएंगे और मुख्तलिफ जगह के ऊपर उसकी कनेक्टिविटी देंगे, ताकि एक तो मूसी की ब्यूटिफिकेशन भी हो और साथ ही साथ ट्रैफिक का जो मसला है उसके अंदर भी और ज़्यादा सहूलत पैदा हो सके। लेकिन आज मैं, इससे पहले जब चेयरमैन साहब सुधीर रेड्डी साहब के साथ मैं नागोल के पास जाकर जो ब्यूटिफिकेशन का अब जो काम चल रहा है, मैंने देखा, दिखने में तो काम काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगा कि इससे पहले ये मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के तहम के ऊपर, वहाँ पर मूसी डेवलपमेंट के नाम के ऊपर एक रबर डैम बनाया गया जो कोई काम का नहीं है। उसके साथ ही साथ बाजू ब्यूटिफिकेशन के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाई गई, इतना खूबसूरत बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने, हमने देखा और हैदराबाद की आवाम ने भी देखा कि जब कभी भी गंडी पेट भरकर पानी छोड़ते हैं तो पूरा ब्यूटिफिकेशन तबाह हो जा रहा है, तो कोई काम का नहीं रह रहा है वो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज मूसी के अंदर जुमला कितने नाले मेजर और स्मॉल नाले मिला के जुमला कितने नाले मूसी के अंदर आ रहे हैं, और वो नालों के ऊपर सीवरेज सिस्टम प्लांट JNNURM के तहत किया गया था, जो पानी जो बड़े JNNURM के तहत जो सीवरेज लाइन डाली गई थी उसके लिए STP बनाया गया नागोल के आगे, वो एक है। लेकिन जो नालास आकर जो मूसी के अंदर मिल रहे हैं उसके अंदर भी मैक्सिमम नालास के अंदर बारिश के सीजन से हटके सीवरेज वाटर ही जैसा, तो उसके लिए जुमला कितने नालास आके मिल रहे हैं। और वो क्या हम मूसी के अंदर STP लगाने के पहले जो नालास आके उसके अंदर मिल रहे हैं, क्या नालास के ऊपर STP लगाकर साफ पानी मूसी में नहीं लेकर आ सकते? क्या हम क्या ये काम नहीं कर सकते? और इमलीबन के पास जो बस स्टॉप बनाया गया है, गुज़िश्ता में भी जब बारिश का तूफानी बारिश हुई और जब गंडीपेट का पानी छोड़ा गया, हिमायत सागर से पानी छोड़ा गया, तो हमने देखा कि वहां पर इमलीबन के अतराफ, उधर चारों तरफ पूरा हैदराबाद तो उसमें तबाह हुआ ही है। लेकिन यहां पर इसकी वजह से बस स्टॉप की तरफ से और मेट्रो स्टेशन की तरफ से वहां पर कितनी तबाही हुई वो सबने देखा है। तो उसके लिए क्या इक़दामात हम कर रहे हैं?
और मूसी की बाउंड्री फिक्स की गई है क्या, और मूसी का स्ट्रेच कितना रख रहे हैं, ये तमाम तफसीलात की जरूरत है। और मैं आपके जरिए ये कहना चाहूंगा कि आज सवेरे से मैंने तकरीबन डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात किया, तो किसी के पास भी करेक्ट फिगर नहीं मिल रहा है कि मूसी के अंदर कितने नालाज आ रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और ये ब्यूटिफिकेशन का काम मूसी का कब तक खत्म होगा और कितने इंक्रोचमेंट्स है उसके अंदर। अब जैसे कि परसों हमारे श्रीनिवास यादव साहब से भी हमने बात कर आपको भी, केटीआर साहब को भी बोला था कि उसके बाद जो है ना, जहां पर ये मूसी के पास, जब ब्रिज मुसराम बाग ब्रिज के पास आप और हम जाकर, जहां पर तूफान जब आया था, जब देखे थे साइक्लोन के टाइम के ऊपर, तो जितने भी हट्स थे वो तमाम हट डेवलपर्स को आज से 4 दिन पहले निकालकर मुंगनूर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो पूरी की पूरी स्ट्रेच खाली हो गई। तो वहां पर मैंने कमिश्नर साहब से भी बात किया, वहां पर इमीडिएट एक रोड डालने की भी जरूरत है। और ये तो क्या है, नागोल से 100 फीट की रोड आ रही है, यहाँ के 40 फीट की रोड होगी। तो पूरे लोगों को वहां शिफ्ट कर दिए, कुछ 25-30 लोगों का कुछ फर्क आ रहा, वो भी लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो भी कर देंगे। तो बहरहाल ये ब्यूटिफिकेशन हम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जाकर जब नागौल में देखे, लेकिन उसके बाद जब गंडीपेट छोड़े तो पूरा ब्यूटिफिकेशन खराब हो जा रहा। तो इसके लिए क्या मुस्बित कदम उठा रहे हैं और क्या ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, और ये तकालीफ जो हो रही है उसकी बाउंड्री फिक्स करना है। तो मैं आपके जरिए चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब इसके ऊपर तफसील से हमें बताएं। शुक्रिया। खम्मम में डबल बेडरूम मकानात फहरिस्त के मुताबिक जारी न करने पर आवाम ने ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। इस स्कीम के इस्तेफादा कुरिंदगान की बड़ी तादाद ओहदेदारों से रुजू हुई, जिनका कहना है कि डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट के लिए फहरिस्त में उनका नाम शामिल है, लेकिन मकानात उन्हें अब तक अलॉट नहीं किए गए। एक खातून और दीगर ने इस सिलसिले में कहा कि कलेक्टर ऑफिस को फ़ोन करने पर पता चला कि उनका नाम इस्तेफादा कुरिंदगान की फहरिस्त में शामिल तो है, लेकिन उन्हें डबल बेडरूम मकानात हनूज़ अलॉट नहीं किए गए हैं। जब इस सिलसिले में ओहदेदारों से पूछा गया तो ओहदेदारों ने कहा कि उनका नाम इसमें शामिल नहीं है। इस मसले पर ओहदेदारों पर आवाम की बड़ी तादाद ने बरहमी का इजहार किया। कई ख़वातीन अश्कबार भी हो गईं। अवेयर ग्लोबल ग्लैनिकल हॉस्पिटल में गुर्दों के मुआयनों के लिए काबिल दस्तरस पैकेज का ऐलान किया गया है। GSR टेस्ट 100 रुपये में किया जाएगा। सतविंदर सिंह सबरवाल COO ने बताया कि ये मुआयना बताता है कि गुर्दे कैसे काम कर रहे हैं। ये पैकेज मार्च के अख्तिताम तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किडनी डे के मौके पर इस सिलसिले में बेदारी पैदा की जाएगी। ఈ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందో, అంటే దీర్ఘకాలికంగా బీపీ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, ఆర్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎవరికైనా కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కానీ, రిపీటెడ్గా కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, ఆర్ ఈ కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, ఆర్ ఎవరికైతే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకు కూడా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అవకాశం లేదు. వీళ్ళందరూ కూడా సంవత్సరంలో ఒకసారి ఈ ఎస్టిమేటెడ్ GFR అనే టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిది. సాధారణ వ్యక్తులలో ఒక నిమిషానికి మన కిడ్నీలు 80 నుంచి 100 మిల్లీలీటర్ల రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. దీన్ని EGFR అంటారు. సో ప్రతి సంవత్సరం సింపుల్ మన బాడీ వెయిట్ని, ఏజ్ను, తర్వాత మన బ్లడ్లో క్రియాటిన్ అనే టెస్ట్ చేస్తారు. దానివల్ల మన కిడ్నీ ఎంత % పనిచేస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ హై రిస్క్ ఫర్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకసారి ఈ EGFR టెస్ట్ చేసుకోవడం మంచిది. ఎప్పుడైతే EGFR అనేది తక్కువగా ఉంటుందో నార్మల్ కంటే, అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్న నెఫ్రాలజిస్ట్ని సంప్రదించి చివరి స్టేజ్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ పోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా మంచిది. మామూలుగా ఇంతకుముందు गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा ऑल इंडिया गौ सेवा फाउंडेशन ने किया है। फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गाय से होने वाले ज़रूरी फ़ायदों पर 13 मार्च को टैंक बंड पर इजलास मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने गाय के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सरगर्म अफराद से इसमें शिरकत की ख्वाहिश की है। అఖిల భారత గోసేవ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 13వ తేదీ ఆదివారం మార్చి ఉదయం 9:30 గో ఆధారిత వ్యవసాయాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాదు దేశవ్యాప్తంగా గో ఆధారిత వ్యవసాయాలు చేయాలని, అదేవిధంగా గోమయంతో చేసిన ఉత్పత్తులను అందరూ వాడే విధంగా గోహత్యలు ఆపాలని,
గోవును జాతీయ ప్రాణిగా ప్రకటించాలని అఖిల భారత గోసేవ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో గోభక్తుల ఆత్మీయ సమ్మేళనము భాగ్యనగర్ గోశాల ట్యాంక్ బండ్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. గోభక్తులందరూ కూడా గోవును పూజించేవారు, గోవు కోసం గ్రాసం పెట్టేవారు, గోశాలను నిర్వహించేవారు, గోవునే దైవంగా సకల దేవతా స్వరూపంగా భావించే ప్రతి ఒక్కరు కూడా గోవు అన్ని కులాల వారికి, అన్ని మతాల వారికి అవసరం. అలాంటి గోవు సంరక్షించబడాలని దాదాపు 100 కోట్లకు పైగా ఉన్న గోసంతతి తగ్గిపోతుంది. రాబోయే రోజుల్లో మన భవిష్యత్ తరాలకు గోవును ఫోటో రూపంలో చూపాల్సిన అగత్యం రాకముందే మనందరం కళ్ళు తెరిచి గోమాతలను మన గుండెల్లో పెట్టుకోవాలని, గావస్య విశ్వస్య మాత్ర అన్నట్టు గోవు ప్రపంచమాని వాళ్ళకి అందరికీ అవసరము. గోవు లేకపోతే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించి ప్రపంచం మొత్తం నాశనమయ్యే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అది కాకముందే మనందరి బాధ్యత గుర్తించి గోహత్యలను ఆపాలని, అదేవిధంగా గో ఆధారిత వ్యవసాయం ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పి ఈ యొక్క బహిరంగ సభ ద్వారా అందరికీ తెలియజేయవలసిందిగా ఈ యొక్క బహిరంగ సభకు ముఖ్య అతిథులుగా శ్రీ 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 గంగాధర్ శాస్త్రి గారు, భగవద్గీత ఫౌండేషన్ వారు, అదేవిధంగా శృంగేరి పీఠం శ్రీ మన బంగారాయ శర్మ గారు, అదేవిధంగా టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ మొరంశెట్టి రాములు గారు, మాతా నిర్మలానంద యోగ భారతి గారు, అదేవిధంగా సినీ యాక్టర్ సుమన్ గారు, సిబిసిఐడి మాజీ అధికారి, మాజీ ఐపీఎస్ ఇండియన్ అధికారి శ్రీ జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు, విజయరామ్ గారు, అదేవిధంగా ఆకుతోట రామారావు గారు, ప్రాంత ప్రచారక RSS వీరందరూ ముఖ్యులు కూడా అక్కడికి విచ్చేస్తున్నారు.